हेलो नमस्कार, मैं कंचन प्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल करवा रही हूँ। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और जिन लोगों को कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको क्लियर करने की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आज मैं उसके बारे में बताऊँगी कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो कहाँ से आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ और किसने आरंभ किया और किस प्रकार से इसका विकास हुआ। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, उसी के बारे में पॉइंट बताऊंगी। और सारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबसे हमारी एक प्रार्थना है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग पेन और नोटबुक लेके ज़रूर बैठें और साथ में जो मैं पॉइंट बताऊंगी आप उनको नोट करते चलें ताकि आपको रिवीज़न करने में आसानी रहेगी। और तो चलिए देखते हैं पहला जो पॉइंट है हमारा। आप सभी लोग पहला पॉइंट डाल के और उसको इतिहास लेखन की परंपरा उस पर हेडलाइन डाल के और फिर आगे पॉइंट कर 1 2 3 करके पॉइंट लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच के विद्वान थे गाशा तासी, उन्होंने किया था। पहला पॉइंट है हमारा कि जो फ्रेंच के विद्वान थे और हमारे भारत में एक दौरे पर आए थे सिर्फ घूमने मात्र के लिए। तो तभी इन्होंने क्या किया था कि इनको हिंदी बहुत अच्छी लगी थी, तो इन्होंने पहले हिंदी को सीखा। उसके बाद इन्होंने उसके इतिहास का जो लिखना आरंभ किया था और यहीं से हमारे इतिहास लेखन की हिंदी जो भाषा है उसके इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ हो गई। इसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो लिखा है, वो भी सारा आगे बताऊंगी। तो यहीं से हमारा आरंभ होता है हिंदी साहित्य इतिहास का जो लेखन है, गाशा तासी ने फ्रांस के विद्वान ने किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है, आप सभी लोग पॉइंट 1 2 3 करके लिखते चलेंगे साथ में। और दूसरा पॉइंट है हमारा, गाशा तासी ने अपनी उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो आप इस लाइन को नोट करें। इसके साथ तीसरा पॉइंट है हमारा, गाशा तासी ने अपनी जो इनकी पुस्तक थी उसका नाम रखा था इस्तवादला लिटरेत एंदवे हिंदुस्तानी। ये इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। पुस्तक के नीचे अंडरलाइन जो नाम है इसके नीचे अंडरलाइन कर दें ताकि आपको हमेशा याद रहे, और हेडलाइट कर देंगे तो थोड़ा सा दूर से ही समझ आ जाता है, नज़र आ जाता है, तो इसलिए इसको अंडरलाइन कर दें। इसके साथ नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है हमारा कि ये पुस्तक थी इन्होंने लिखी थी, गाशा तासी ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक लिखी थी इसके 2 भाग किए थे, 2 भागों में विभाजित थी। पहला भाग था वो 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसका नेक्स्ट दूसरा भाग था वो 1847 में प्रकाशित किया गया था। इसके साथ दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है कि यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से इसे पेरिस में मुद्रित किया गया है, यानी कि पेरिस जो संग्रहालय है उसमें इसको रखा गया है, अनुवादिक समिति के द्वारा रखा गया है इसको संभाल के। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इस्तवादला लिटरेत एंदवे हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण था, इसका दूसरा पार्ट था, उसके 3 भाग किए गए थे, 3 भागों में इसे बांटा गया था। और ये जो तीसरा भाग था ना वो इस 1871 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। ये चीज़ें जो अंडरलाइन है ना, इनको आप सभी लोग थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 1871 में पूछ लेते हैं कि जो लास्ट इसका जो भाग था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि 1871 में प्रकाशित हुआ था, इसका जो लास्ट भाग था। इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गाशा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू
के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रमांक के अनुसार किया है। यानी कि जो हमारे इन्होंने जो इतिहास लिखा है उसमें इन्होंने हिंदी के भी जो कवि हैं उनको भी रखा है और साथ में उर्दू के कवि हैं। भारत के जो उर्दू के कवि उस टाइम जो उर्दू लिख रहे थे लोग, उर्दू के जो साहित्यकार थे, उर्दू में अपनी कविताएं लिख रहे थे, अपनी गज़ल्स लिख रहे थे, अपना साहित्य लिख रहे थे, उनको भी इन्होंने स्थान दिया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो और इसके साथ ही एक चीज़ और है कि इन्होंने ये दोनों को शामिल तो किया है, उर्दू को और हमारे हिंदी वाले उनको किया तो है, शामिल तो किया है दोनों भाषाओं के विद्वानों को, दोनों भाषाओं के कवियों को। साथ में ही इन्होंने जो क्रम रखा है वो हमारे ना हिंदी का रखा है, ना उर्दू का है और ना ही फ्रेंच भाषा को रखा है। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी के जो वर्ड थे ABCD, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने उन कवियों के जैसे नाम थे, देव नाम है तो D रख दिया है और शुक्ल नाम है तो S कर दिया है। ऐसे करके उन्होंने जो उनके वर्ड का पहला अक्षर है ना उसको लेकर उन्होंने क्रम से उनके जैसे हमारे ए नाम के जो साहित्यकार थे, तो ए नाम के जितने भी साहित्यकार थे, चाहे उनका काल कोई भी रहा हो, चाहे वो पहले हों या पुराने हों या बाद के हों या आज के हों, लेकिन ए नाम में जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी हिंदी के कवि थे, तो उनको ए में रखा है, बी में जितने भी थे उनको रखा है। इसका अकॉर्डिंग उन्होंने इसका जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग इनको साहित्यकारों को स्थान दिया है, ना कि उनके कालक्रम के अनुसार। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको। इसके साथ ही इन्होंने और एक और चीज़ इसमें शामिल की है, उन्होंने शामिल किया है कि गाशादा तासी ने अपने कुल जो ग्रंथ हैं उनमें 738 जो कवि हैं टोटल हिंदी के और फ्रेंच क्या बोलते हैं फारसी भाषा के 738 को जो कवि हैं उनको रखा गया है, उनको शामिल किया। 38 कवियों का विवरण दिया है अपने ग्रंथ में। इसके साथ ही 72 जो है हमारे हिंदी के हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो आप लोग इसको अंडरलाइन करके और स्टार लगा लें, इस लाइन पर स्टार लगा लें ताकि ये हमें पहले से इसको नज़र आ जाए। तो इसमें जो 72 कवि हैं वो हमारे हिंदी के हैं और शेष सारे जो कवि हैं वो उर्दू के रखे हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक और इसमें पॉइंट है गाशादा तासी की पुस्तक में कि इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है आज हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में जो गाशादा तासी की पुस्तक है उसका जो अनुवाद है 2 लोगों ने किया है। एक तो हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनकी पुस्तक का नाम है वो है हिंदुई साहित्य का इतिहास। जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं, इन्होंने जो हिंदी इसका गाशादा तासी का अनुवाद किया है वो हिंदुई साहित्य के इतिहास का नाम से किया है। साथ ही इसका जो प्रकाशन है वो 1952 में यानी कि 1952 में इसका प्रकाशन कराया गया था, प्रकाशित हुई थी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा जो अनुवादित पुस्तक है उसका। इसके साथ ही एक और हैं, ये भी बहुत लाइन इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लें आप लोग। इसके साथ दूसरी जो इनका जो अनुवाद किया है पुस्तक का वो इस्तवा ददला लितरेत एंदुई हिंदुस्तान में एंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दें। इसके साथ ही एक और पॉइंट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखे गए प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। ठीक है, ये लाइन आप लोग और लिख लें। ठीक है, इसके साथ ही किशोरी लाल ने और इसका अनुवाद किया है क्या बोलते हैं गाशादा तासी की पुस्तक का, और उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है किशोरी लाल जी ने, उन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किशोरी लाल जी ने इसका अनुवाद किया है।
साहित्य का प्रथम इतिहास। ये किशोरी लाल के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है गाशा दत्तासी की पुस्तक का। ये दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इसका पूरा याद रख लें। ये इसके साथ ही एक और पॉइंट बनता है इसमें, वो है हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में, ठीक है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो लिखा है वो महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है, भाषा संग्रह। ये आप लोग इस चीज़ को भी इस पे स्टार लगा लें, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो इतिहास सबसे पहले जो हिंदी भाषा में लिखा है वो किसने लिखा है, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है कि महेश दत्त शुक्ल ने हिंदी भाषा काव्य संग्रह सबसे पहले लिखा था। इसके बाद इसका जो प्रकाशन है वो 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका प्रकाशन हुआ था। इसके साथ ही जो अब दूसरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी में लिखा गया है वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। ये आप लोग इस चीज़ को, दूसरा है शिव सिंह सेंगर के द्वारा जो लिखा हुआ है शिव सिंह सरोज, जिसे हम लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं हमेशा से, शिव सिंह सरोज। तो ये दूसरा माना जाता है हिंदी भाषा का जो इतिहास ग्रंथ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा से ज़्यादा उसकी डिटेल्स करवाई है, इसलिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और नवल किशोर ने इनका प्रथम इतिहास तो रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं किया है, कुछ ज़्यादा क्लियरिटी नहीं रही है इनके ग्रंथ में, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो मिलता है वो शिव सिंह सेंगर जी के जो शिव सिंह सरोज इनका ग्रंथ है उसी को दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही जो दूसरा है कि इसका शिव सिंह सेंगर का, अब यहाँ पर आप लोग शिव सिंह सेंगर को हेडलाइट डालें, उसके बाद जो शिव सिंह सेंगर के जो पॉइंट हैं उनको लिखें, ठीक है। पहले हमने गाशा दत्तासी के जो पॉइंट हेडिंग डाल के गाशा दत्तासी के जितने भी पॉइंट थे उसको हमने पॉइंट करके लिखवाया है। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर डाल लें शिव सिंह सेंगर, ठीक है। तो इसके बाद हमें जितने भी शिव सिंह सेंगर के पॉइंट होंगे वो हम एक जगह पर लिख लेंगे और हमें एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ जो इसका प्रकाशन है वो 1883 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। ये बहुत बार आता है कि सेंगर का जो इतिहास ग्रंथ है उसका प्रकाशन या उसकी समय सीमा क्या थी, तो ये याद रखें कि 1883 में इनका प्रकाशन हुआ था, इनकी पुस्तक का, शिव सिंह सरोज का। और शिव सिंह, दूसरा पॉइंट आप लिखें, शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र माने 1838 कवि, मतलब 1000 के समथिंग या 1838 में भाषा कवियों का जीवन परिचय दिया है। जो इनमें है, इनकी जो विशेषता है इनके ग्रंथ की वो है ये है कि इन्होंने 838 कवियों को रखा है और इसमें भाषा के जो कवि हैं उनमें उनका जीवन परिचय लिखा है। सिर्फ उनका अकॉर्डिंग भाषा ही नहीं लिखा है, उनको उनके जीवन की जितने भी जो भी पॉइंट हैं उनको भी इन्होंने साथ में रखा है, ठीक है। तो ये है कि इनका जीवन चरित्र और उनकी कविताओं को उदाहरण के साथ में दिया है, तो ये चीज़ याद रख लें, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इस पर स्टार लगा लें कि इनकी जो विशेषता है, इन्होंने अपने इसमें ग्रंथ में 838 कवियों को रखा है। दूसरा इनका जीवन परिचय है, उन कवियों का रखा है, और तीसरा इनकी कविताएं रखी हैं उदाहरण के साथ में, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा दूसरा है कि 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में ग्रेशन द्वारा रचित, ये यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट डाल देंगे, ग्रेशन, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है इसका इतिहास ग्रंथ का तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में ऐसे 1 2 3 करके डालेंगे, ठीक है। तो इसका तीसरा पॉइंट है ग्रेशन, ठीक है। ग्रेशन की जो पुस्तक है वो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसका पार्ट है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके साथ ही
इसका दूसरा पॉइंट है वो है कि जॉर्ज ग्रेशन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। मतलब जो इतिहास ग्रंथ की जो भी विशेषताएं होती हैं वो जॉर्ज ग्रेशन के ग्रंथ में संपूर्ण विशेषताओं को फॉलो किया गया है। संपूर्ण विशेषताओं को, संपूर्ण जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनको रखा गया है और इसे हिंदी साहित्य का सच्चे अर्थों में, मतलब मूल्यांकन के अर्थ में कहा जाए तो जो ग्रेशन है उनके ही ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास रखा गया है। इससे पहले भी हमने बताया था 2 ग्रंथ और हैं जो महेश्वर दत्त शुक्ल के हैं और दूसरा है शिव सिंह सहरोज का जो 1888 ईस्वी में है और महेश दत्त का वो 1883 ईस्वी में। इसके बाद जो 1888 ईस्वी में तो ये 1800 जो मतलब सबसे पहले ये हिंदी साहित्य का पहला मूल्यांकन यानी कि मौलिक रूप से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। इसमें संपूर्ण विशेषताएं मानी, हिंदी साहित्य की जो भी इतिहास की विशेषताएं होती हैं उनको रखा गया है। इसके आधार पर इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट है, ग्रेशन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, इसमें 952 कवि हैं। ठीक है, गाशा दत्तासी के में 738 थी। ठीक है, और तो इसमें 952 हैं, 952 इसमें कवि हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो कवियों को रखा है वो 952 कुल कवियों को शामिल किया है और इनके जो ग्रंथ है उसका किशोरी लाल ने इसका अनुवाद किया है। किशोरी लाल जी ने, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस कवि हैं किशोरी लाल जी। उन्होंने इनके जो साहित्य है, इनका जो ग्रंथ है उसका अनुवाद किया है और इनकी जो किशोरी लाल का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर याद रखें कि किशोरी लाल का जो अनुवादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किसका इतिहास इन्होंने अनुवाद किया है, ये याद रखना है आपको। और ये याद रखना है कि किशोरी लाल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनकी रचना का नाम है और इन्होंने ग्रेशन की जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उसका अनुवाद किया है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी को समझ आ गई। और जो किशोरी लाल की जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, उसका प्रकाशन जो हुआ है 1957 में किया गया है। 1957 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके साथ ही ग्रेशन ने क्या किया है, ग्रेशन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार, ऐसा नहीं है कि कोई से कवि कहीं के हों और वर्ड के अनुसार। इन्होंने इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो इसके ग्रंथ की विशेषता रही है वो ये रही है कि इन्होंने जो कवियों का जो विभाजन है वो एक समय के अकॉर्डिंग किया है, ना कि वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा कि मिश्र बंधुओं ने किया है और सेंगर जी ने किया है। इससे पहले जो गाशा दत्तासी हैं उन्होंने भी, इन सारे कवियों ने जो कवियों का विभाजन है, जो कवियों का इतिहास लिखा है वो एक वर्ड के अनुसार लिखा है। वर्ड के अनुसार हमने पहले ही बताया था, अंग्रेजी के वर्ड के अनुसार। जैसे ए नाम के जितने भी कवि हैं वो किसी भी काल के हों वो एक जगह पर रखे हैं, बी नाम के एक जगह पर रखे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके साथ ही जो इस ग्रंथ की, ग्रेशन के ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इन्होंने जो लिखा है अपना साहित्य वो बहुत ही
बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि इन्होंने सब जो पीछे के जो साहित्यकार रहे हैं, जो इतिहासकार रहे हैं, उनके अनुसार नहीं किया है अपने इसका ग्रंथ का जो ग्रंथ की जो लिखा है वो उनके विशेषताओं के अनुसार नहीं लिखा है। इन्होंने जो लिखा है इनके साहित्य की सबसे मेन विशेषता है, इसलिए पहला अच्छा माना गया है, क्योंकि पहला ये इसलिए माना गया है क्योंकि इन्होंने जो सच्चे अर्थों में इसलिए माना गया है क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि अपने इतिहास ग्रंथ में जो कवियों का जो विभाजन है वो एक विशेषता के आधार पर रखा है, ना कि वर्ड के आधार पर। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का पहला और सर्वश्रेष्ठ इतिहास उस टाइम का माना गया है। इसके बाद जो इतिहास लिखे गए हैं उनमें बहुत अच्छी सी विशेषताएं हैं, बहुत अच्छा निखार रहा है, लेकिन उस टाइम जो सबसे लिखा गए थे इनके इससे पहले जो लिखे गए उन सब में अच्छा इन्हीं का अग्रेशन का सबसे अच्छा इतिहास जो ग्रंथ है वो माना गया है। इन्होंने 952 कवियों को रखा है, 952 कवियों को शामिल किया है। इसके साथ ही जो तीसरा पॉइंट है इनका वो है किशोरी लाल को, जो किशोरी लाल हैं हमारे हिंदी साहित्यकार किशोरी लाल, इनकी कहानियाँ बहुत फेमस रही हैं और उपन्यास भी इनके बहुत फेमस हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इसका अनुवाद किया, ठीक है। हिंदी साहित्य के जो ग्रेशन का जो इतिहास है उसका अनुवाद किया है। उस अनुवादित ग्रंथ का इन्होंने नाम रखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस चीज़ को आप लोग सभी नोट कर लें कि इनके ग्रेशन का जो इतिहास का अनुवाद किसने किया है, तो किशोरी लाल ने किया है और उनके ग्रंथ का नाम है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है। इसके साथ ही जो इनके ग्रंथ का किशोरी लाल के ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1957 में हुआ है, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है ग्रेशन के जो इतिहास की, वो है कि इन्होंने कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया है तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। तो आप लोग ये चीज़ याद रख लें, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इन्होंने जो इनका जो ग्रंथ है वो इसलिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन्होंने कवियों को वर्ड के अनुसार न रख करके इन्होंने वो कालक्रम के अनुसार रखा है कि जो आदिकाल के हैं उन्हें आदिकाल में रखा है, चाहे वो उनका वर्ड उनके नाम का वर्ड कोई भी रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने काल के अनुसार रखा है और आदिकाल के जो भी कवि हैं उनको आदिकाल में रखा है, वर्तमान के कवि हैं उन्हें वर्तमान में रखा है। इसीलिए इनका जो ग्रंथ है वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और सबसे अच्छा माना गया है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट दूसरी विशेषता है इसकी, दूसरा पॉइंट है वो है विभिन्न योगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो उसमें जो उस टाइम की जो सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उनको रखा है, इसीलिए इनको महत्वपूर्णता मिली है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है वो है प्रस्तुत ग्रंथ को महत्वपूर्ण कालखंडों में विभाजित किया है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इससे पहले किसी ने भी इतिहास जो ग्रंथकार हुए हैं उनमें किसी ने भी कालखंडों में विभाजित नहीं किया है। सबसे पहले ग्रेशन ने ही जो कवियों का कालखंड है वो विभाजित किया है कि ये आदिकाल के कवि हैं, ये वर्तमान के कवि हैं, ये भक्तिकाल के, ये रीतिकाल के, ठीक है। ये सिर्फ ग्रेशन ने सबसे पहले किया था, इससे पहले किसी साहित्यकार इतिहासकार ने इनको कालखंडों में विभाजित नहीं किया है। इसीलिए इनके जो ग्रंथ है उसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है कि ग्रेशन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उसमें पृथक पृथक रखा है, ठीक है। ये इनका लास्ट पॉइंट है कि जो भी कवि थे उनको अलग अलग भाषाओं के अकॉर्डिंग, जिस भाषा के जो कवि थे, जिस भाषा का ग्रंथ था, जिस भाषा की परिस्थितियाँ थी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग अपने ग्रंथ में जगह दी है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट अब दूसरे पार्ट में हम दूसरे जो इससे रिलेटेड
पॉइंट हैं उसको हम कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आज इतना ही, थैंक यू।